हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अब हम डेली एक वीडियो अपलोड किया करूँगा और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी लगाया करेंगे। तो पहले थ्योरी का पार्ट, फिर प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिससे हमारी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। और ख़ुद को भी हम जज कर सकते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन आते हैं या कहाँ स्टैंड कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा है तो आप सीधा डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाएं। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ रखा तो पहले आप इसका थ्योरी का पार्ट देखें। मैंने इसका थ्योरी का पार्ट पहले पूरा अच्छे से पढ़ाया है, अब उसको देखिए और साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। एक कॉपी पेन के लेके बैठे, साथ के साथ नोट्स बनाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट मत लगाना। और दूसरी बात देखिए, जो ये है ना एनसीईआरटी, तो ये ना हर एग्ज़ाम के लिए ही ज़रूरी है, चाहे हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी, क्लर्क, एचएसएससी, ठीक है, पुलिस का, सब इंस्पेक्टर का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे बिहार, यूपी, किसी भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सबके लिए सेम ही होता है, ठीक है। और ये स्पेशली तो उसके लिए सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, ठीक है। तो लगभग तो सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे और मैं सारा कुछ कवर करूँगा, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी और पॉलिटिकल साइंस भी, ठीक है, और हिस्ट्री भी, ठीक है। अब पहले डेली एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहते हैं, बर्फ़ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। हमें 3 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है या गलत है, ठीक है। देखिए दोस्तों, कथन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, बर्फ़ का गलनांक 373 केल्विन होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि गलनांक क्या होता है, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस क्या हो, पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाए, उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक, ठीक है। तो गलनांक होता है वो हर पदार्थ का अलग अलग होता है। आयरन का अलग होगा, लोहे का अलग होगा, प्लास्टिक का अलग होगा, बर्फ़ का अलग होगा, हर पदार्थ का अलग अलग गलनांक पॉइंट होता है। क्यों? देखिए, लोहा देर में गलता है, प्लास्टिक उससे जल्दी गल जाती है, बर्फ़ उससे जल्दी गल जाती है, ठीक है। तो हर वस्तु का या हर पदार्थ का क्या होगा, अपना अलग अलग गलनांक होगा। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ कितना दे रखा है, 373 केल्विन। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। दूसरा, बर्फ़ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ़ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है कि जो कण होते हैं पदार्थ के वो पास पास जुड़े होते हैं और द्रव में थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो अब बर्फ़ की बात हो रही है, बर्फ़ क्या है, ठोस। तो कहता है कि बर्फ़ को गर्म करने पर, लीजिए, बर्फ़ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ़ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है। देखिए, बर्फ़ को जब हम नीचे से हीट देंगे या गर्म करेंगे, ठीक है, जब ये बर्फ़ ठोस अवस्था में है, जब ये बर्फ़ 273 केल्विन पे चली जाएगी तब क्या बन जाएगी, ये द्रव, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन। पर यहाँ से यहाँ तक जाने में जो बीच का पीरियड है ना, जो बीच का पीरियड है, इस पीरियड के बीच जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, एक समान रहता है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो क्या रहता है, एक समान रहता है, उसका तापमान एक समान रहता है। तो इसमें ऐसा क्या होता है, देखिए, अब आपके माइंड में प्रश्न ये आना चाहिए कि जब हमने बर्फ़ को एनर्जी दी, तापमान दिया, तो वो एनर्जी कहाँ चली गई, ठीक है, वो एनर्जी कहाँ चली गई। देखिए, बर्फ़ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास जुड़े होते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। एनर्जी देने से क्या होता है, जो ये कण है ना, इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। और जब आकर्षण बल टूट जाता है टेम्परेचर देने से या फिर ऊष्मा देने से या गर्म करने से, तो जो एनर्जी होती है, जो ये नीचे एनर्जी दी जा रही है, वो ना जल के कणों में क्या हो जाती है, अंदर छिप जाती है। और इसी को क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। इसी को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है, इसी को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो जब वो एनर्जी है जो जल के कणों में छिप जाती है, तो
जो बर्फ़ के कणों की एनर्जी है उससे क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है जल के कणों की एनर्जी, ठीक है। बर्फ़ के कणों की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जल के कणों की एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये जो ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा, वो जल के कणों में छिपी होती है, ठीक है। तो दूसरा कथन क्या कहते हैं, बर्फ़ को गर्म करने तक, संपूर्ण बर्फ़ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, सही। कथन नंबर 3, बर्फ़ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो ये तो गलत है, उल्टा लिख दिया ना इसने। क्या लिखता है, बर्फ़ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। किसकी होती है, जल के कणों की होती है, किसके, बर्फ़ के कणों से। इसने उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला कथन गलत, तीसरा कथन गलत, तो आंसर कौन सा होगा, केवल दूसरा कथन सही है। 1 और 2 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो पहले आप थ्योरी का पार्ट देख लें, फिर अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है, ठीक है। देखिए हमें क्या पूछा है, तापमान का एसआई मात्रक पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना एसआई मात्रक। देखिए फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस, ये तीनों क्या है, टेम्परेचर की यूनिट है, यानी टेम्परेचर के मात्रक, यानी तापमान के तीनों मात्रक हैं। पर हमसे क्या पूछा गया है, तापमान का एसआई मात्रक, ठीक है। तो जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन। तो राइट आंसर क्या रहेगा, केल्विन। और पास्कल क्या हो जाएगा, ये पास्कल किसका मात्रक है, दाब का, ठीक है। पास्कल किसका मात्रक है, दाब का, प्रेशर का। तो राइट आंसर क्या रहेगा, केल्विन, बी ऑप्शन। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये ठोस है, ठीक है, ये द्रव है और ये गैस है, ठीक है। आपको पता ही है कि ठोस के जो कण होते हैं, पार्टिकल, वो पास पास होते हैं, द्रव के थोड़े दूर दूर और गैस के बहुत दूर दूर, ठीक है। अगर मेरे को बर्फ़, देखिए बर्फ़ तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस में पाई जाएगी, ठीक है। ठोस में किस रूप में पाई जाएगी, बर्फ़ में, बर्फ़ के रूप में, यानी जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस में बर्फ़ के रूप में, और द्रव में जल के रूप में, और गैस में जलवाष्प के रूप में, भाप के रूप में, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ठोस को गर्म करूँगा, ठीक है, ऊष्मा दूंगा, तो पहले किस में चेंज होगा, द्रव में। फिर द्रव को गर्म करूँगा तो किस में चेंज होगा, गैस में, ठीक है। और क्योंकि बर्फ़ को जब मैंने गर्म किया तो द्रव में चेंज हुआ, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा, या कितने केल्विन पे होगा, 273 केल्विन पे। क्यों? क्योंकि उसका गलनांक पॉइंट है। और जब द्रव जिस निश्चित तापमान पर गैस बन जाए उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक, ठीक है। और उसका क्वथनांक कितना है, 373 केल्विन, ठीक है। बट हमारे पास क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधा गैस में चले जाते हैं और गैस से सीधा वापस ठोस में आ जाते हैं, बीच में द्रव में नहीं आते, ठीक है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जो ठोस से सीधा गैस में और गैस से सीधा ठोस में, ठीक है, वो द्रव में नहीं आते, ठीक है, वो द्रव में नहीं आते। और वो जिस विधि के द्वारा जाते हैं उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जो वॉशरूम में ओडोनिल रखते हैं, ठीक है, या फिर कपड़ों में कपूर रखते हैं, वो कैसे होता है, सॉलिड अवस्था में होता है ना। ठोस जो कपूर होता है वो सॉलिड होता है। कुछ समय बाद देखते हैं कि ओडोनिल और कपूर को आपको दिखाई नहीं देता, कहाँ चला जाता है, वो गैस में उड़ जाता है, ठीक है। तो वो भी किस विधि के द्वारा जाता है, सब्लिमेशन की विधि के द्वारा, ठीक है। तो जो अगर इसके एग्जाम्पल पूछे जाएँ, कई बार एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो लिख लें आप, एक तो कपूर, ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही ठोस से गैस में, ठीक है। दूसरा नेफ्थलीन, तीसरा ओडोनिल, ठीक है। और एक चौथा और होता है ड्राई आइस, यानी शुष्क बर्फ़, ठीक है। ये कैसे बनता है आगे बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, सी ऑप्शन। और वाष्पीकरण क्या होता है कि बिना क्वथनांक पर पहुँचे अगर जल यानी द्रव वाष्प में चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है। यानी बिना क्वथनांक पहुँचे, जैसे आपने देखा होगा कि तालाब में क्या होता है, कंटिन्यू
वाष्पीकरण होता रहता है जल का, ठीक है, और वो भाप बन के वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। और विसरण क्या होता था, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि दो अलग अलग पदार्थों का खुद में स्वतः ही मिल जाना, खुद से मिल जाना आपस में, उसको क्या कहते हैं, विसरण। जैसे चीनी और जल, ठीक है, चीनी और जल, चीनी क्या है, ठोस, और जल क्या है, द्रव, ठीक है। तो दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। अगर चीनी को मैं इसमें जल में डाल दूंगा तो कुछ समय बाद क्या होगा, आप इसको हिलाएं मत, कुछ समय बाद क्या होगा, अपने आप खुद ही मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, विसरण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, सब्लिमेशन। ये आ गया। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस किसे कहा जाता है, ठीक है, ड्राई आइस किसे कहा जाता है। देखिए ड्राई आइस क्या होता है, सामान्यतः आपने देखा होगा कि बर्फ़ 3 टाइप की होती है, सामान्यतः 2 टाइप की होती है। एक तो जो बाज़ार में मिलती है सिल्लियों के रूप में, ठीक है, और एक जो पहाड़ में मिलती है नेचुरली, और एक अलग टाइप की बर्फ़ होती है जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। ये कैसे बनती है, क्या होता है कि जो CO2 होती है, CO2, इस पे क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाकर, CO2 गैस में प्रेशर को बढ़ाकर और इसका टेम्परेचर लो करके इसको ना दबाया जाता है। और देखिए हमने देखा था पिछले क्लास में कि अगर हमें जो हमारे घर में जो हम यूज़ करते हैं सामान्यतः LPG, वो क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो जो सिलेंडर में होता है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ना कि गैस फॉर्म में, ठीक है। और उसको कैसे बनाया जाता है कि गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड, यानी उस पर दाब बढ़ाया जाता है और नीचे से टेम्परेचर क्या किया जाता है, लोस, ठीक है, यानी टेम्परेचर क्या किया जाता है, कम किया जाता है। लगातार उसको टेम्परेचर को कम करते चले जाएंगे और ऊपर से प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। बट जो CO2 होती है, CO2 क्या होती है, देखो CO2 में क्या खासियत है कि अगर CO2 पे आप प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, यानी प्रेशर बढ़ाओगे और टेम्परेचर क्या करोगे, इसका कम करते चले जाओगे, ठीक है। तो ये गैस है, तो गैस से जल मतलब द्रव में आना चाहिए था इसको, पर ये द्रव अवस्था में नहीं आती। अभी किस में चली जाएगी, सीधा ठोस में, ठीक है। ये गैस से सीधा ठोस में चली जाएगी, ये द्रव में नहीं आती, ठीक है। इसी वजह से इसको ड्राई आइस कहते हैं। और जो ये ठोस में होती है, ठोस से सीधा गैस में चली जाएगी, ठीक है। और ये भी ऊर्ध्वपातन का ही उदाहरण है, ठीक है। जो ड्राई आइस है, शुष्क बर्फ है, ये भी ऊर्ध्वपातन विधि का ही उदाहरण है, ये द्रव अवस्था में नहीं आती, ठीक है। और इसका सामान्यतः हम यूज आइसक्रीम की पैकिंग वगैरह करने में किया करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने देख लिया कि शुष्क बर्फ कैसे बनाई जाती है, CO2 में प्रेशर को बढ़ाकर टेम्परेचर को लो करके, और ये द्रव में नहीं आएगी, सीधा किस में चली जाएगी, ठोस में, क्योंकि CO2 किस अवस्था में है, गैस में, और ये सीधा अपना रूप किस में चेंज कर लेगी, ठोस में, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, ठीक। क्वथनांक से कम तापमान के द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है भाई, ठीक है। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर भी द्रव का वाष्प में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। और क्वथनांक क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव उबलकर भाप बन जाए, वाष्प बन जाए, ठीक है, वेपर बन जाए, उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कथन कहता है कि यह एक सतही परिघटना है। देखिए सतही परिघटना का मतलब है, क्या ये सतह का मतलब क्या ये एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए आप एक कपड़ा लो, ठीक है, सामान्यतः हम अपने घर में कपड़े धोते हैं, ठीक है। आप कपड़े को धो और उसको सिकोड़ दो, सिकोड़ कर उसको धूप में सूखने के लिए रख दीजिए। और एक कपड़ा लें, उसको धोकर फैला कर रख दीजिए, ठीक है। तो जल्दी कपड़ा कौन सा सूखेगा, तो हमें पता है कि जिसको हम फैला कर रखेंगे, ठीक है, और जिसको सिकोड़ कर रखा है वो लेट सूखेगा, सूख तो जाएगा, लेट सूखेगा। यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस में ज़्यादा होगी, जल्दी इसमें जिसको हमने फैला कर रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एरिया कितना घेर रहा है ये, और यहाँ पे एरिया देखो कितना सारा घेर रहा है, इतना, ठीक है। तो मतलब वाष्पीकरण एक एरिया पे डिपेंड करती है, सतह पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एरिया मतलब सतह, अगर सतह बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर सतह घटेगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो सतह के साथ वाष्पीकरण का कैसा संबंध है, सीधा, ठीक है। तो पहला कथन क्या है, सही।
कथन नंबर 2, किसी दर, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है। ठीक है, देखिए इसकी जो वाष्पीकरण है टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा, ह्यूमिडिटी पर भी निर्भर करेगा और वायु की गति यानी हवा पर भी निर्भर करता है। देखिए वो सिंपल सी बात है। देखिए अगर वातावरण में टेम्परेचर अधिक होगा तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, जल्दी होगा। अगर कम होगा टेम्परेचर तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम होगा। बट यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, आर्द्रता में, आर्द्रता देखिए पहले सीखते हैं आर्द्रता क्या होता है। आर्द्रता क्या होता है कि वातावरण के अंदर जल की मात्रा या नमी, ह्यूमिडिटी को नमी भी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर ऑलरेडी जल है, ठीक है, द्रव की मात्रा या जल की मात्रा, पानी की मात्रा ऑलरेडी है। तो आप बताएं कि अगर हमें कपड़े सुखाने हैं, ठीक है, और वातावरण के अंदर ऑलरेडी जल की मात्रा है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, कपड़े लेट सूखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ कैसा संबंध है, अगर ह्यूमिडिटी क्या बोलते हैं, आर्द्रता, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी एनवायरनमेंट में तो वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करता है, यानी ह्यूमिडिटी पे भी वाष्पीकरण डिपेंड करता है। और वायु की गति पे, देखिए स्पीड पे तो सीधा ही है, अगर वायु की गति तेज़ होगी तो वाष्पीकरण भी तेज़ होगा, यानी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, और कम होगी तो कपड़े लेट सूखेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है, और ये भी सही है। और इससे ठंडक उत्पन्न होती है, बिल्कुल। देखिए कैसे होती है ठंडक उत्पन्न। सामान्यतः क्या होता है कि जो जल होता है उसमें ना धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है, यानी धीरे धीरे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है, ठीक है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए समुद्रों में और तालाबों में आपने देखा होगा, और घर के बाहर आप खुला जल छोड़ दें किसी बर्तन में तो वो थोड़े दिन बाद या फिर थोड़े समय बाद क्या हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सतह पर जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है लगातार चलती रहती है। कैसे कि देखिए जैसे बाहर रखा है जल तो क्या होगा, टेम्परेचर मिलेगा, इसको सूर्य का टेम्परेचर मिलेगा, तो यहाँ से क्या होगा, जल गर्म होगा धीरे धीरे और वाष्प बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, वाष्प बनकर उड़ जाएगा जल। अगर वाष्प बनकर जब जल उड़ जाता है तो जो जल की एनर्जी है, एनर्जी मतलब जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाष्पीकरण से क्या होगा, जल की एनर्जी कम हो जाएगी। तो क्या होता है, जल क्या करता है, फिर जो आसपास का वातावरण है वहाँ से क्या करता है, एनर्जी को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और जब वो आसपास से वातावरण से एनर्जी को ग्रहण करता है, उसी वजह से क्या होता है, ठंडक हमें महसूस होती है और ठंडक लगती है। ठीक है, और यही कारण है कि दोस्तों जो घड़े होते हैं, मिट्टी के घड़े होते हैं, उनमें क्या होता है, लगातार जो मिट्टी के घड़े होते हैं ना ऐसे, उनमें ना छोटे छोटे ना छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, और उनमें से क्या होता है, पानी रिसता रहता है और उसकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया कंटिन्यू होती रहती है। इस वजह से घड़े का पानी क्या होता है, हमें हमेशा ठंडा लगता है। ठीक है, और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो वाष्पशील मटेरियल होते हैं, वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, एसीटोन समझते हो, थिनर, जिससे थिनर बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जो नेल पॉलिश को हटाने के लिए जो लिक्विड होता है ना, वो एसीटोन ही बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये तीनों क्या है, वाष्पशील पदार्थ है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको हाथ पे रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठंडक महसूस होती है। ठीक है, हमें ठंडक महसूस होती है ना जब हम इसको हाथ पे रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, आसपास से क्या कर लेता है, ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, वाष्पशील, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो याद रखना, इससे ठंडक भी मिलती है। तो तीनों क्या हैं, सही है। और शायद गर्मियों में आपको पता होगा कि हमें गर्म कपड़े, कौन से कपड़े डालने चाहिए। सूती कपड़े क्यों डालते हैं, क्योंकि जो सूती कपड़े होते हैं उनमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें क्या होता है, हमारा पसीना आ जाता है, और पसीने की वजह से क्या होता है, उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इसी वजह से हमें सूती कपड़ों में ठंडक महसूस होती है। ठीक है, और सफ़ेद कपड़े डालने चाहिए गर्मियों में, और काले कपड़े नहीं डालने चाहिए, क्योंकि काले कपड़े क्या होते हैं, धूप को क्या कर लेते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी वजह से उसमें ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, और वाइट कपड़ों में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। तो इसके तीन ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, 1 2 3।
सामान्यतः पदार्थ 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस होती है। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं सामान्यतः, ठोस, द्रव, गैस। अब इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी कम होती है। गलत। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था आपको, जैसे 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, क्या हम कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, उसको दबाना, ऐसे मतलब दबाना। ठीक है, तो क्या हम ठोस को दबा पाएंगे? अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो ठोस में तो कंप्रेस्ड का गुण पाया ही नहीं जाता। ठीक है, संपीड़ितता का गुण इसमें पाया नहीं जाता, तो इसको तो हम दबा ही नहीं सकते ठोस को। ठीक है, क्या जल को दबा पाएंगे? आप जल को ऐसे दबा के देखो ऊपर से, क्या होगा, जो जल के ये अणु है ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। कभी जल को दबा पाया कोई? ठीक है, तो इसको भी क्या होता है, दबा नहीं सकते। गैस को दबा सकते हैं, बिल्कुल दबा सकते हैं, पर अगर आप सीधा दबाना चाहोगे ऐसे, ठीक है, तो नहीं दबेगा। ठीक है, उसको दबाने की एक प्रक्रिया, कैसे, देखिए। मान लीजिए ये एक पात्र है, ठीक है, और इसमें क्या है, गैस। ठीक है, क्योंकि गैस के क्या होते हैं, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, और ये रख दी, ये पात्र है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा दिया। ठीक है, अब पिस्टन लगाने से क्या हुआ, गैस अंदर कैद हो गई। अब क्या करना है, ऊपर से प्रेशर लगाना है। ठीक है, यानी दाब लगाना है ऊपर से। ठीक है, तो हम इसको दाब लगाएंगे तो गैस के जो पार्टिकल हैं क्या होंगे, अब थोड़ा पास पास आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा और पास पास आ जाएंगे। अगर हम और दाब लगाएंगे तो ये क्या होंगे, थोड़े और बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, पर हम इसको पूरा कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं ऊपर से कितना भी प्रेशर लगा लूँ, इधर से चाहे एक ट्रक इधर से लग जाए और एक ट्रक इधर से भी लग जाए, तो आप जब भी हम इसको कंप्रेशन नहीं कर पाएंगे गैस को। ठीक है, तो ऐसे कंप्रेशन नहीं होती। तो कंप्रेस्ड कैसे होती है, देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऊपर से तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और नीचे से टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ये भी क्या होगा, इधर इसके जो बीच का आकर्षण बल होगा टूट जाएगा, ये भी इधर से प्रेशर मारेगा और इधर से ये प्रेशर मारेगा, ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को क्या करते जाएंगे, हम कम करते चले जाएंगे, और उससे क्या होगा, टेम्परेचर कम करने से ये लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी। और ये इसी वजह से तो हम जो घर पे यूज़ करते हैं गैस, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG। और जो गाड़ियों में यूज़ होती है CNG, उसको भी तो क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये दोनों इसी के उदाहरण हैं। तो ये कथन क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि गैसों की संपीड़ितता क्या होती है, सबसे ज़्यादा। द्रव में ठोस और द्रव में गैस तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, सही है, ये कथन सही है और ये गलत है। देखिए विसरण मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है विसरण, कि 2 अलग अलग पदार्थों का खुद से मिल जाना। ठीक है, बिना छेड़छाड़ किए खुद से मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब देखिए, द्रव में ठोस और द्रव में गैस, क्या तीनों का विसरण संभव है नहीं? देखिए मान लीजिए ये हमने द्रव लिया, ठीक है, ये जल लिया, तो किस फॉर्म में है, द्रव में। ठीक है, और ये चीनी, ठीक है, चीनी किस फॉर्म में है, ठोस में। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने चीनी इसमें डाल दी द्रव में, ठीक है, और मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना मैंने इसको चम्मच से हिलाया, कुछ भी नहीं करना, आपने हिलाना कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने चीनी डाल दी इसमें, तो कुछ समय बाद क्या होगा, चीनी इसमें से गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद ही घुल जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहला पॉइंट क्या हुआ इसका सही, यानी द्रव में क्या होता है, ठोस और द्रव का विसरण संभव है, यानी दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, क्या द्रव में गैस भी मिल सकती है? ठीक है, देखिए आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये तालाब है, और तालाब में कई तरह के जलीय जीव पाए जाते हैं, मछली, सांप वगैरह कई तरह के जलीय जीव पाए जाते हैं। अब वो भी तो सांस लेते हैं, वो भी तो जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। वो कहाँ से, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, एनवायरनमेंट से ही मिलती है। ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या है, गैसें हैं, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो जो गैस है और जल क्या है, द्रव है। तो गैस ये अलग है, ये अलग पदार्थ के कण हैं, और ये अलग पदार्थ के कण हैं। तो गैस, ऐसा तो है नहीं कि हम गैस को पकड़कर तालाब में छोड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है, वो अपने आप खुद ही मिल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गैसों का क्या हुआ, द्रव का, गैस और ठोस में, तीनों में क्या है, विसरण संभव है। ठीक है, बट याद रखना कि ठोस और ठोस में विसरण नहीं होता कभी भी। ठीक है, ठोस और ठोस में विसरण नहीं होगा। जैसे मान लीजिए
आप चीनी ले लें और एक नमक ले लें, आप दोनों को मिला दें, दोनों नहीं मिल पाएंगे, अपने आप खुद नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। जब तक हम टेम्परेचर वगैरह नहीं देंगे तब तक खुद नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ठोस का ठोस में क्या होता है, नहीं होता, पर द्रव का ठोस, द्रव का गैस, तीनों में विसरण संभव है। तो ये भी कथन सही है, ये कथन सही है और ये वाला गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। और एक बात याद रखना, जो विसरण है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विसरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो विसरण की विधि भी कम होगी। क्यों, देखिए इसको समझ लेते हैं एक बार, इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए दो पात्र हैं, ठीक है। इसमें दोनों पात्र में क्या है, दोनों बीकर में, साइंस में पात्र को बीकर बोलते हैं, ठीक है। दोनों में क्या है, जल। अब मैं दोनों में चीनी डाल दूँ, ठीक है। दोनों अलग अलग पदार्थ हो गए, चीनी अलग पदार्थ है और जल अलग पदार्थ है, ठीक है। दोनों में डाल दिया और अभी इसको हिलाना नहीं बिल्कुल भी। बट जो इसमें जल है वो क्या है, गर्म जल, ठीक है, और इसमें जल है ठंडा। तो अब मेरे को बताओ चीनी किस में पहले मिलेगी, तो ओबियसली सबको पता है जो गर्म जल है, ठीक है। तो गर्म में क्या होगा, जल्दी मिल जाएगी और ठंडे में थोड़ा लेट मिल जाएगी। मिलेगी तो है, घुल तो जाएगी पर थोड़ा लेट घुलेगी, और गर्म में जल्दी घुल जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि गर्म है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और ठंडा है तो इसका टेम्परेचर कम है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विसरण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो विसरण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे कुछ इंपॉर्टेंट। अब इससे नेक्स्ट वीडियो थ्योरी का पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, करवाऊंगा, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको सारे आंसर दे दूँगा, उसके सारे जवाब दे दूँगा।